हाय स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं सेकंड लेक्चर में, जो कि पीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें क्या, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमें जैसे पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से होता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम ग्रुप पीरियड्स में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वहीं पे अगर हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, लिथियम की हो जाएगी, और डाउन द ग्रुप सीजियम की सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। कौन से ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, मतलब जो थोड़ा बेसिक कैरेक्टर भी रखती है और थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी रखती है। अब जनरली क्या होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो सभी बेसिक होती है वैसे तो कैरेक्टर में, पर अब आपको पता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो उतना ज़्यादा मेटेलिक नहीं होता। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये सभी जो दिए हुए हैं आपको जितनी ऑक्साइड, ये सभी ग्रुप सेकंड की ऑक्साइड है। तो बेरिलियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस बेसिक हो जाएगा, या कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अब है क्वेश्चन 21, इंडिकेट द एलिमेंट्स विच डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय हीटिंग विथ डाईहाइड्रोजन। तो अब देखिए, ये भी जो दिए हुए हैं आपको, ये सभी क्या है, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। अब मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है, और अपने हाइड्राइड्स बनाएगा। हाइड्राइड में आप समझ रहे हो ना, आयनिक कैरेक्टर होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो बेरिलियम है वो आपको पता है ज़्यादा मेटेलिक नहीं होता, तो उसके इतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और हाइड्राइड्स नहीं बनाता, वो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है। तो आपका जो बेरिलियम है वैसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता डाइहाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कम वो क्या है, कंपाउंड्स के थ्रू एक बार के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी हाइड्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी। क्वेश्चन 22 पे आ जाए, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ब्लॉक। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स है, मतलब एटॉमिक नंबर 92 के बाद के जो एलिमेंट्स है। तो अब जैसे आपको पता है कि जो यूरेनियम है वो खुद किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी किसके हो जाएंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट देख लें इसमें, नेक्स्ट अगर हम कर ले, ये दोबारा से वही क्वेश्चन हिंदी में दिए हुए हैं हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट दिए हुए आपको, लेंथेनम, सीरियम, इर्बियम, सेमेरियम। तो अब क्या है, हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं सीरीज में, या ब्लॉक की सीरीज में, 4 सीरीज में, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जो इसमें सबसे राइट पर आपको एलिमेंट है मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इर्बियम सबसे राइट में मिलेगा, है ना। लेंथेनम, फिर सीरियम, फिर प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, फिर सैमेरियम, फिर इस तरह से हम करके पढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये तो हमें याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल हमें याद करना पड़ेगा। आप उसे ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने के लिए पीरियोडिक टेबल याद होना मस्ट है। तो अभी इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इर्बियम, क्योंकि ये सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है यहाँ का। अब नेक्स्ट पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी मेटल या मेटोलॉइड, एक तरह से हम बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, गैलियम, इंडियम, बोरॉन और थोरियम, ठीक है।
वैसे कहीं ना कहीं थैलियम देना चाह रहे होंगे, पर थोरियम लिखा हुआ है TH। और जो भी है, थोरियम भी नहीं है और थैलियम भी नहीं है, सेमी मेटल, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा हमें। अब सेमी मेटल आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हमारा निमोनिक टाइप की समझ लो। इस तरह से आप बोल सकते हो, बस जी, बस जी ऐसे, ऐसे सब टीपो। बस जी ऐसे सब टीपो, ऐसा करके बोल सकते हैं, बस जी ऐसे सब टीपो। तो एक्चुअली क्या है कि बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये होते हैं हमारे सेमी मेटल। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम सेमी मेटल या मेटेलॉइड के तौर पे कंसीडर करते हैं। अब देख लीजिए, अब इनमें से कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप पाओगे बोरॉन। बोरॉन आपका क्या है, सेमी मेटल। अच्छा, अगर आप कोई NCERT की बुक फॉलो कर रहा होगा तो बोरॉन को नहीं दिखा रहा है वो, पर एक्चुअल में क्या, बोरॉन आपका सेमी मेटल है। अगर आप अच्छी किसी बुक से पढ़ते हो, और या इवन आप ACS, मतलब अमेरिकन काउंसिल से को फॉलो कर रहे हो, है ना, ACS को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी यही आपको देखने को मिलेगा, उनके पीरियोडिक टेबल में भी ये 6 एलिमेंट हैं ऐसे जो कि क्या कंसीडर किए जाते हैं, मेटलॉइड के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। तो बोरॉन आपका आंसर हो जाएगा, और याद करने का तरीका भी अपना सकते हो कि बस जी ऐसे सब टेपो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव डाई हाइड्रोजन गैस। ये कौन सा रिएक्शन इसमें डाई हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो ये जितने भी रिएक्शन है आप देख पा रहे हो किसके साथ हो रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन हो रहे हैं। वाटर, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ अमीन है, और यहाँ पर भी एक ट्राई अल्काइल अमीन है। तो क्या है कि जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपना में क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जब ये क्या है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो जनरली ये क्या है, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, अल्कोहल के साथ भी कर लेगा, एमीन के साथ भी एक बार के लिए रिएक्शन कर सकता है। पर यहाँ पर आप देखो, ट्राई अल्काइल अमीन, इसमें हाइड्रोजन निकलने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 25 का D। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, नाइट्रिक एसिड। तो आप देखो, आयोडीन का रिएक्शन है इसमें किसके साथ नहीं हो सकता, नाइट्रिक एसिड के साथ। आपको पता ही है कि होता है क्या है, आयोडीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा आपका, आयोडीन आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता है क्या बना लेते हैं, HiO3 बना लेते हैं, HiO3, ठीक है ना। तो इसके साथ तो रिएक्शन हो गई। फ्लोरीन के साथ भी आपको पता ही है, IF5, IF7 ये बनाता है, इसका मतलब इसके साथ भी रिएक्शन करता है। अब बात आती है फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। और अब सल्फर के साथ इसका रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे से नहीं होता, तो सल्फर हमें इसका आंसर टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक विच कंटेन्स कार्बोनेट। हमें जिंक के और देखना है जिसमें क्या हो, कार्बोनेट होता है। अब ये देखो, ये तो क्या है, नाम दे दिए गए हैं आपको, इसमें कुछ नहीं है, ये तो सिंपल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो कैलामाइन होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट। वो क्या होता है, एक्चुअली केमिकली जिंक कार्बोनेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जिंकाइट है, जिंकाइट का होता है, जिंक का ही और है, पर वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। फिर सेरूसाइड, सेरूसाइड आपका क्या है, ये लेड का कार्बोनेट और है, PbCO3, PbCO3, ठीक है। और मेलाचाइट, मेलाचाइट आपका क्या है,
कॉपर का और होता है कि CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, ठीक है। कुल मिला के आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ ब्लास्ट फर्नेस में बी यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज। तो ये भी सिंपल, अगर आपने पढ़ रखा होगा कि इसको कैसे रिड्यूस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस, एनसीईआरटी की बुक से भी आप पढ़ सकते हो इसे, चैप्टर 6 में मिल जाएगा 12th क्लास के। तो आप वहाँ पे पाओगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यूज करी जाती है जो रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादातर केस में हम जो भी ऑक्साइड और होते हैं तो उसमें यूज कर लेते हैं। अब आयरन का और तो आपको पता ही है Fe2O3 होता है, ठीक है, इस तरह की ऑक्साइड होती है हेमेटाइट की, उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन्स डिजीज। देखिए विल्सन्स डिजीज में एक्चुअली क्या होता है, कॉपर के एक्सेस की वजह से हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कॉपर की एक्सेस हो जाती है, कॉपर का एक्सेस इनटेक कर लेते हैं, तब हमें ये डिजीज होती है। तो कॉपर 2+ आयन की एक्सेस की वजह से डिजीज होती है, ना कि उसके ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है। ट्रीटमेंट में क्या यूज करा जाएगा आपका, एडिटा या एडिटा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये क्या करता है, कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है ना, एक्जेंटेड लिगेंड है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। वो सोल्यूबल होगा और वो बॉडी से फिर क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द splitting of metal d orbitals using F negative as a ligand is more as compared to chloride because। ये तो आपको ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि फ्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड देन क्लोराइड, बी है फ्लोराइड इज इक्वल इन साइज विथ क्लोराइड आयन, सी है फ्लोराइड इज लॉन्गर इन साइज देन क्लोराइड, एफ नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन क्लोराइड। तो इसमें आप खुद ही समझ गए होंगे कौन सा है। लॉन्गर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वीक फील्ड होता तो ज़्यादा स्प्लिटिंग क्यों कराता है, ठीक है, और इक्वल में तो आपको पता है कि छोटे साइज का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी की। भाई फ्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है, इस वजह से वो क्या ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट T2G लेवल। तो इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता ही है कि भाई जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है, किसमें, T2G जो लोअर एनर्जी के सेट होते हैं जनरली, और EG, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है तो 3 T2G का बना लेते हैं और 2 ऑर्बिटल EG सेट में चले जाते हैं। तो आपको पता ही हो T2G में क्या होते हैं, DXY DYJ और TZX, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, वाटर करना देखे यहाँ पर इन्होंने, OH का कॉम्प्लेक्स दे दिया है। एग्जिबिट 1 एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड ओरिजिन विच अपीयर्स अराउंड 20,400 per centimeter, दिस एब्जॉर्प्शन बैंड कैन बी शोन बाय विच ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा जरूर दिख रहा है पर रियल में तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सीधा उसने सिर्फ ये पूछ रखा है जब ट्रांजिशन होगा तो क्या टर्म सिंबल आएंगे, मतलब ट्रांजिशन के दौरान बस वो लिख देना हमने कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो जैसा आपको पता है कि ये टाइटेनियम 3+ में आ गया। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 3 4s। आप पहले ऐसे लिख लो 3d2 4s2। और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे टाइटेनियम 3+ में तो क्या हो जाएगा, 3d1। कहने का मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा होगा, वो किसी एक T2G लेवल में बैठा होगा, T2G लेवल में। और वो जब एनर्जी पाएगा, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो ऊपर जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन बैंड का देना है हमें, ठीक है, ना कि एमिशन बैंड का। तो एब्जॉर्प्शन मतलब T2G से EG का बताना है।
तो इसमें क्या हमें दिख रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो आपको पता ही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। अब s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 × ½ + 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, 2, 2 आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आ गई। अब एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे लिखते हैं, आपको पता ही हो। हम कैसे लिखते हैं कि 2s+1 Lj, ठीक है, ये होता है 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, L आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और J क्या होता है, टोटल मोमेंटम, ठीक है ना, जो कि स्पिन और एंगुलर को प्लस करके आता है। तो यहाँ पर तो हमें J का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं देना, बस L का हम देख सकते हैं एक बार के लिए चाहिए, उसकी भी ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। हमें ये पता ही है T2G से जा रहा है EG में, बस उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सिंबल देंगे, पहला हो जाएगा 2T2G से 2EG में, ठीक है ना। बाकी में 5 है, 5 का कोई मतलब ही नहीं बनता। और EG से T2G में तो तब जाता है जब एमिशन हो रहा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन V2O5 + V2O3 + C एट 1500 डिग्री सेल्सियस कुछ X करके बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। तो कंपाउंड जो X बना वो क्या होगा। तो इसमें देखो सिंपल सा क्या है कि इस वेनेडियम पेंटॉक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर की प्रेजेंस में, साथ में क्या है, बोरॉन ऑक्साइड। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, Vb बन जाता है, ठीक है ना, वेनेडियम बोराइड। अब है क्वेश्चन नंबर 34। इफ 75% of any given amount of a radioactive substance disintegrates in 1 hour, then its half life period will be, ठीक है, कोई मटेरियल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो क्या है 75% तक डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1 आवर में। तो ऐसे में हमें हाफ लाइफ पीरियड बतानी है। अब जो आपको पता होगा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन शो करते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे में हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है इनके लिए कि T हाफ 0.693 के, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए, पर के की वैल्यू तो दी नहीं है। तो जो ऊपर का डेटा दिया है इसको यूज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए होती है के की वैल्यू 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन A0/A रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो 75%, तो क्या होगा, इफ 75% ऑफ एनी गिवन सिस्टम तो 75% तो डिसइंटीग्रेट ही हो गया है, तो बचा कितना है 25, और ऊपर क्या ले लोगे आप 100। तो इससे की हेल्प से सॉल्व कर लोगे। और टाइम क्या लग रहा है 1 आवर, और 1 आवर को आप 1 आवर में करना चाह रहे हो तो आवर में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो मिनट में है, तो आप 60 मिनट रख के सॉल्व कर लेना। तो क्या हो जाएगा 2.303/T हो जाएगा 60, और लॉग क्या हो जाएगा ए नॉट तो 100, मतलब 100%, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा रिमेनिंग 25, तो आप इसको 4 आ जाएगा log 4, ठीक है। log 4 की वैल्यू, अब देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई log 5 तक की वैल्यू आप याद करके जाओ, ठीक है ना। log 5 तक की वैल्यू अगर आप याद करके जाओगे तो ये आराम से कर पाओगे आप क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं, आप सॉल्व करना, फिर जो भी आएगा इससे क्या आ जाएगी, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, और वही वैल्यू का यूज करके ये इस वाले फॉर्मूले में रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन 35 क्या है, pH of a solution containing 0.1 mole per liter each of acetic acid and sodium acetate is given। के का वैल्यू देती है आपको log 1.8 की वैल्यू देती है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, कहना चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, इसका भी कुछ नहीं है,
सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसमें क्या है, हेंडरसन हेसलबाल की इक्वेशन यूज करना है। एक्चुअली क्या है, ये बफर मीडियम हो गया ना आपका, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड, इसको मिला के। तो जब भी हमें बफर उसमें किसी एसिड का वो निकालना होता है पीएच बफर सॉल्यूशन का, तो हम क्या कर लेते हैं, पीएच पीएच आप लिखते हो तो पीएच के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी के ए प्लस सॉल्ट बाई एसिड, यही फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं इसमें वैल्यू, आप पी के ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट तो दी नहीं है, पी के ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई है। इसमें क्या दी हुई है आपको वैल्यू, वो वैल्यू दी हुई है के ए की। तो के ए की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप इसका यूज करके क्या निकालोगे, पहले तो पी के ए निकाल लोगे। और एक बार आपने पी के ए निकाल लिया तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो और अपना वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, इसमें मैंने क्या लॉग नहीं लिखा है अभी ना, लॉग छोड़ गया था, हाँ। तो अब इसको कर लो आप, पी के ए, तो पी के ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के ए। ठीक है, बस यही करना आपको। के ए की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है उन्होंने, तो अब इसका आपने माइनस लॉग ले लेना है, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये तो इधर जाके 10⁻⁻5 इधर जाके क्या हो जाएगा, +5 बन जाएगा ये, +5। ठीक है ना। अब इस माइनस लॉग का मल्टी मतलब निकालेंगे हम 1.8, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस कितना हो जाएगा, 0.2553। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ माइनस करके देख लेना। ठीक है, माइनस करके देख लेना एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये एक बार देख लेते हैं वैसे कितना आ रही है। हम 5 में से माइनस करते हैं 0.25, 0.2553, तो आ जाएगा हमें 4.74 आ जाएगा, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 4.74 ऐसा आ जाएगा ये ऑलमोस्ट। अब इसको हमने यूज कर लेना है। ठीक है ना। तो अब पी एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी के की वैल्यू आ चुकी है 4.74, और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट क्या है हमारा, मतलब इनकी कंसनट्रेशन लेनी है सॉल्ट और एसिड, तो दोनों ही 0.1 मोल पर लीटर है। ये भी 0.1 मोल है, सॉल्ट भी, इसकी भी कंसनट्रेशन वही है, और एसिड की भी कंसनट्रेशन आपकी कितनी है, सेम वही है, 0.1। ठीक है, तो आप इसे ऐसे हटा दोगे, कुछ हुआ ही नहीं, एक तरह से log 1 आ गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। पी एच आपका क्या आ गया, सीधा सीधा एक तरह से पी के एक इक्वल आ गया 4.74। ठीक है, तो 4.74 या आगे तक सॉल्व हम पूरा एग्जैक्ट निकाला होता तो ये 4.7447 आ जाता, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए भी इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा से इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ अगर कुछ कमी लगती है या कुछ अच्छा लगता है तो अपना कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम मुझ में नहीं है। और आप मेरी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें। ठीक है, थैंक यू।